नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी को संभल हिंसा की सौंपी गई रिपोर्ट की। साथ ही हम देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश के कहर से उपजे हालात की रिपोर्ट पेश करेंगे। और चलते चलते बात होगी ट्रंप टैरिफ से सावधान भारत में मुकाबले की तैयारी। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा रिपोर्ट में क्या क्या, बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई। अब सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी बदल दी। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। वर्तमान में संभल में लगभग 80% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरविंद कुमार जैन और भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सहित पैनल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से गुरुवार को मुलाकात की। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास भड़की हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। बता दें कि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि संभल की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट के विवरण के बारे में प्रसाद ने कहा, हम इसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था,
आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। संभल में कब कब हुए दंगे? 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1958, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 के बाद 2024 में भी दंगे हुए। 1947 के बाद साल 2024 तक संभल में करीब 15 दंगे हुए। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहां हिंदू चार घर है वहां कैसे दंगे किए जाएं, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। सूत्रों के मुताबिक संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गए। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मालूम होगी इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय जाँच टीम बनाई गई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड IPS AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही पर हम विस्तृत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इस साल मौसम के बदले हुए रूप ने राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में बारिश भूस्खलन से तबाही। इस सीजन 42 जगह फटे बादल, 2623 करोड़ का नुकसान। 20 जून से 27 अगस्त तक 310 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 369 लोग घायल हुए, 38 लोग लापता हैं। 158 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। बादल फटने व भूस्खलन की 82 घटनाओं में 2719 कच्चे पक्के घरों, 481 दुकानों को क्षति हुई। 3192 गौशाले भी क्षतिग्रस्त हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से हुई तबाही से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। राज्य में सैकड़ों सड़कें, बिजली, ट्रांसफार्मर और जल आपूर्ति योजनाएं ठप हैं। कई इलाकों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं भी बाधित है। पंडोर डैम के साथ लगते कैची मोड़ के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। अब इसकी जल्द बहाली के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है।
बीती रात को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण यहां हाईवे का एक बड़ा भाग पूरी तरह से जमींदोजर हो गया। राज्य में गुरुवार तक 535 सड़कें बंद रहीं, 1184 बिजली ट्रांसफार्मर और 503 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप बताई। बता दें कि प्रदेश में अगस्त के दौरान सामान्य से 62% और मानसून सीजन के दौरान 20 जून से अभी तक 30% अधिक बादल बरसे। मानसून सीजन के दौरान 591 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया। इस साल 767 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं देश दुनिया से अलग थलग पड़ी पर्यटन नगरी मनाली और जनजातीय क्षेत्र लाहौर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रावी, व्यास, सतलुज उफनाई हजारों लोग बेघर। आपको बता दें कि इन दिनों पंजाब के 8 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। रावी दरिया में उफान के कारण पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स के 4 गेट टूट गए, जिससे वहां तैनात 50 कर्मचारी फंस गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला गया। वहीं गुरदासपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय डुबड़ी में रात से फंसे 381 विद्यार्थियों और 70 शिक्षकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें माधोपुर हेडवर्क्स के गेट टूटने से सिंचाई विभाग का कर्मचारी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार पठानकोट के शाहपुरगुडी के तरफ रणजीत सागर बांध से 2 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। सुजानपुर में बाढ़ ने कई घरों और J&K पठानकोट नेशनल हाईवे को चपेट में ले लिया। रावी के ऊपर बने रेलवे पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कठुआ पठानकोट पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। उधर पाकिस्तान में रावी दरिया में बाढ़ के कारण श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर में पानी भर गया। पाकिस्तान से मिली जानकारी के अनुसार श्री करतारपुर साहिब के मुख्य द्वार सहित पूरे परिसर में कई फीट पानी घुस गया। राजस्थान, हालत खराब, भारी बारिश का अलर्ट। पिछले एक सप्ताह में बारिश ने बरपाया कहर। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, घरों और बाजारों में पानी भरा। पानी मुश्किल हालात। पानी के तेज बहाव के चलते कई हादसे हुए। अब मानसून थोड़ा शांत हो रहा है। अगले 4-5 दिनों तक 8 से 10 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में 27 अगस्त को कई जिलों में तेज बारिश हुई। जोधपुर की सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया। कई वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए। बालोतरा जिले में लूड़ी नदी में एक बोलेरो कैंपर बह गई, जिसमें मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। जेसीबी और क्रेन की मदद से कैंपर को बाहर निकाला गया। इससे पहले जालोर की सुकुड़ी नदी में 6 युवक बह गए। बुधवार को 4 युवकों के शव मिले, जबकि 2 युवक लापता बताए जा रहे हैं। ये युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में उतरे थे। स्थानीय लोगों ne मना किया, लेकिन वे नहीं माने और फिर पानी के तेज बहाव में फंस गए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर जारी रहा है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर अंधकुवारी में स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुए भूस्खलन से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बुधवार को 34 पहुंच गई। इसमें 11 उत्तर प्रदेश के हैं। बता दें कि मंगलवार देर रात तक 9 श्रद्धालुओं की मौत और 21 के घायल होने की पुष्टि हुई थी। बाद में बचाव दल को मलबे के नीचे से कई और शव मिले। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आशंका है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे पहाड़ का हिस्सा ढहने से हुआ था। इससे चट्टाने और मलबा नीचे गिरा और लोग दब गए। बता दें कि जम्मू में 24 घंटे में 380 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो कि पिछले 115 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश है। जम्मू संभाग में नदियों का जलस्तर घटा तो कश्मीर संभाग में बढ़ गया। भारी बारिश के कारण बिजली, पानी, आवागमन और इंटरनेट सब पर आफत रही। जम्मू में कटरा से लेकर डोडा तक भारी बारिश का नुकसान हुआ। कई पुल टूटे, बिजली की लाइन और मोबाइल टावर भी क्षतिग्रस्त हुए। लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ और जल जमाव के चलते अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कश्मीर घाटी में रात भर भारी बारिश होने से मुख्य झेलम नदी में अनंतनाग जिले के संगम और श्रीनगर के राम मुंशीबाग में बाढ़ की चेतावनी के निशान को पार कर गई है। बाढ़ जैसी स्थिति में कई जगह लोगों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। झेलम नदी का पानी कुरसू राजबाग में घुसने से लोगों में दहशत रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 से 29 अगस्त के बीच जम्मू संभाग और दक्षिण कश्मीर में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच
जम्मू संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। 2 से 5 सितंबर को फिर मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने से वैश्विक व्यापार में हलचल मची हुई है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने ट्रंप की धमकी और धौंस के आगे ना झुकने का आह्वान किया है। वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने चेताया है कि व्यापार, निवेश और वित्त अब हथियार बन चुके हैं। दोनों विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारत को आत्मनिर्भरता, नए बाजारों की तलाश और बहुआयामी रणनीति के जरिए इस संकट का सामना करना होगा। यह अहम रिपोर्ट देखिए। भारतीय इकोनॉमी में दम के कारण। EY इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। चीन 2030 तक अनुमानित $42.2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ इकोनॉमी की रेस में सबसे आगे रह सकता है। हालांकि चीन की बूढ़ी होती आबादी और लगातार बढ़ता कर्ज चुनौतियां पेश कर सकता है। अमेरिका मजबूत जरूर बना है, लेकिन उस पर सकल घरेलू उत्पाद का 120% से अधिक का कर्ज है। अमेरिका को विकास दर की सुस्त रफ्तार का सामना करना पड़ रहा है। भारत की इकोनॉमी में दम, नो टैरिफ टेंशन। भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर ऐसी किसी भी बाधाओं का असर नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि EY इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा अनुमान जताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत 2038 तक $34.2 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। EY इकोनॉमी वॉट अगस्त 2025 में कहा गया है कि भारत टैरिफ दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये कमाल करेगा। EY इंडिया की ओर से कहा गया है कि तमाम चुनौतियों से उबरते हुए भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है। मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। टैरिफ दबाव और धीमे व्यापार जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी इंडियन इकोनॉमी घरेलू डिमांड पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि आने वाले 5 साल में यानी 2030 तक भारत की इकोनॉमी $20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ बताया गया है कि आखिर कैसे भारत 13 साल में ये बड़ा कमाल करने वाला है। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 2025 में 28.8 वर्ष की औसत आयु, दूसरी सबसे हाई सेविंग रेटिंग और सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात के साथ 2024 के 81.3% से घटकर 2030 तक 75.8% तक होने का अनुमान है। जबकि टॉप इकोनॉमी की लिस्ट में शामिल अन्य देशों में ऋण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माने के तौर पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए 25% आयात शुल्क 27 अगस्त से लागू हो गए। इसी के साथ भारत पर अब अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ लगा दिया। दरअसल 7 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत पर पहले ही 25% आयात शुल्क लगा दिया था। ऐसे में अमेरिका के 50% टैरिफ का बोझ अब भारत पर पड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम का असर तुरंत नहीं होगा। हालांकि लंबी अवधि में दोनों देशों में होने वाला व्यापार काफी प्रभावित होगा। वहीं अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी की आशंका के मद्देनजर भारत में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक ने तैयारी कर ली है। भारत के उत्तर में पंजाब से लेकर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में तमिलनाडु तक इसका असर दिख रहा है। जहां पंजाब में अमेरिकी टैरिफ की वजह से 20,000 करोड़ के निर्यात से जुड़े उद्योगों पर असर पड़ना तय है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर और भदोही के हजारों करोड़ के चमड़ा और कालीन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिख रहा है। टैरिफ से शहर और प्रभावित उद्योग। मुख्य प्रभावित उद्योग: सूरत, हीरा, कटाई, गहनों का निर्यात; तिरुपपुर, कपड़े और गारमेंट उत्पादन; लुधियाना, हसीरी, छोटे छोटे निर्यात उद्योग; फिरोजाबाद, शीशे का निर्माण और निर्यात; अन्य क्षेत्र: समुद्री भोजन, ऑटो पार्ट्स, चमड़ा व फुटवियर। उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ का कितना असर?
भारत में जिन सेक्टर्स पर 50% टैरिफ लग रहा है उनमें टेक्सटाइल, आभूषण, रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन सेक्टर से जुड़े उत्पादों पर आयात शुल्क लगने के बाद ये अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका असर ये होगा कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है और उसके मुकाबले ऐसे देशों के उत्पाद की मांग बढ़ सकती है जिन पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है। इसके चलते वे सस्ते हैं। दूसरी तरफ इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ेगा। अमेरिका जैसे बड़े निर्यातक बाजार में कम बिक्री होने से भारत में उत्पादन में कमी आ सकती है, जिसके चलते कंपनियों को न सिर्फ घाटा होगा बल्कि यहाँ कई उद्योगों में लोगों को रोजगार गंवाना पड़ सकता है। हालांकि यह स्थिति तब बेहतर हो सकती है अगर भारत ने अमेरिका जैसा निर्यात बाजार बनाने में सफलता हासिल कर ली। नए टैरिफ का असर। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर टेक्सटाइल गारमेंट्स 61%, रत्न और आभूषण 52.1%, मरीन प्रोडक्ट झींगा 60%, ऑर्गेनिक केमिकल 54%, कारपेट 52%, बेडशीट तौलिया 59%। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर भारत। आपको बता दें कि हाल ही में आई तमाम रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो उनमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को सराहा गया है और इसके सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी होने का दावा किया गया है। मौजूदा समय दुनिया की सबसे बड़ी 5 आर्थिक ताकतों की बात करें तो अमेरिका, चीन, जापान, भारत और जर्मनी है। भारत चौथे पायदान पर है। अगले 3 से 4 साल में तीसरी सबसे बड़ी भारतीय इकोनॉमी होगी। टेक्नोलॉजी, वित्त, रक्षा और उपभोक्ता बाजार में इसकी पकड़ सबसे मजबूत होगी। चीन तेजी से उभरकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में इसकी ताकत मजबूत है और इसी के बल पर आने वाले वर्षों में चीन दुनिया की नंबर 1 आर्थिक ताकत बन सकता है। रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध। वहीं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत रूस के साथ एक दीर्घकालिक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी रखता है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और 2010 में इसे और मजबूत किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुधारों जैसे वैश्विक मुद्दों पर पारस्परिक रणनीतिक स्वायत्तता और सहयोग पर जोर देते हैं। ये साझेदारी रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी कायम रही, जहां भारत ने रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी और पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।